अध्याय 10 वर्ण व्यवस्था और मिश्र जातियां। वर्ण व्यवस्था और मिश्र जातियों की उत्पत्ति पर केंद्रित है। यह अध्याय न केवल प्राचीन भारतीय समाज की संरचना को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें आज के सामाजिक संदर्भ में भी आत्ममंथन करने का अवसर प्रदान करता है। वर्णों के लक्षण और कर्तव्य। मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर निर्धारित किया गया था। ब्राह्मण ज्ञान, शिक्षा, यज्ञ और तपस्या के क्षेत्र में अग्रणी। उनका कर्तव्य था समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना। क्षत्रिय राज्य की रक्षा, न्याय का पालन और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। वैश्य वाणिज्य, कृषि और पशुपालन के माध्यम से समाज की आर्थिक संरचना को मजबूत करना। शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करना और समाज के विभिन्न कार्यों में सहयोग देना। यह व्यवस्था समाज में संतुलन और समरसता बनाए रखने के लिए थी, न कि किसी को उच्च या निम्न मानने के लिए। वर्णसंकर मिश्र जातियों की उत्पत्ति। मनुस्मृति में वर्णसंकर जातियों की उत्पत्ति को सामाजिक अनुशासन के दृष्टिकोण से देखा गया है। जब विभिन्न वर्णों के बीच विवाह होते हैं, तो उनसे उत्पन्न संतानें मिश्र जातियों में आती हैं। उदाहरण के लिए क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान को सूत कहा गया है। इसी प्रकार वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को मागध कहा गया है। इन मिश्र जातियों के लिए विशेष कर्तव्य और सामाजिक स्थान निर्धारित किए गए थे, जिससे समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहे। शूद्रों और महिलाओं की सीमाएं। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थीं, जो उस समय की सामाजिक संरचना और आवश्यकताओं के अनुरूप थीं। शूद्रों के लिए उन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें अन्य 3 वर्णों की सेवा करने का अधिकार था। यह व्यवस्था समाज के विभिन्न कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए थी। महिलाओं के लिए उन्हें परिवार और समाज की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि उन्हें शिक्षा और संपत्ति के अधिकार भी प्रदान किए गए थे, जो उस समय के लिए एक प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन सीमाओं को उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में समझें, न कि आज के मानकों से मूल्यांकन करें। वाणिज्य, कृषि, युद्ध आदि कार्यों का वर्गीकरण। मनुस्मृति में विभिन्न कार्यों को वर्णों के अनुसार विभाजित किया गया था, जिससे समाज में कार्यों का स्पष्ट वितरण हो और प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका को समझे। ब्राह्मण शिक्षा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन। क्षत्रिय युद्ध, शासन और न्याय व्यवस्था का संचालन। वैश्य वाणिज्य, कृषि और पशुपालन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का संचालन। शूद्र अन्य 3 वर्णों की सहायता और सेवा के माध्यम से समाज के विभिन्न कार्यों में सहयोग। यह वर्गीकरण समाज में कार्यों के संतुलन और दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए था। मनुस्मृति का 10वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि समाज की संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सुनियोजित प्रणाली आवश्यक है। हालांकि समय के साथ समाज में परिवर्तन आते हैं और हमें उन परिवर्तनों के अनुरूप अपनी सोच और व्यवस्था को ढालना चाहिए। आज जब हम समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित व्यवस्थाएं उस समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप थीं। हमें उन मूल्यों को अपनाना चाहिए जो आज भी प्रासंगिक हैं, और उन विचारों को पुनः मूल्यांकन करना चाहिए जो वर्तमान समाज के अनुरूप नहीं हैं। आइए हम अपने समाज को एक ऐसे मार्ग पर ले जाएं, जहां परंपरा और आधुनिकता का समन्वय हो और हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। धन्यवाद।